हेलो स्टूडेंट्स, डेट है आज 28 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ डिस्कशन से। सबसे पहला डिस्कशन आता है नेशनल न्यूज़ में। यहाँ पे पीएम मोदी जो है उन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम जो है यहाँ पे विजिट किया है। तो ये गंगईकोंडा चोलापुरम के इस टेम्पल की स्टोरी क्या है? ये टेम्पल जो है ये चोलाज ने बिल्ड किया था। ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया है ये शिव टेम्पल है, एक एंशिएंट शिव टेम्पल है जो तमिलनाडु में बिल्ट है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है और चोला आर्किटेक्चर का पिनेकल माना जाता है। पिनेकल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की जब पीक आती है, कोई टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब वहाँ पे उनका सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे चोला आर्किटेक्चर की हमको इस टेम्पल में देखने के लिए मिलती है। ये टेम्पल बनवाया किसने था? तो ये टेम्पल राजेंद्र चोला जी ने बनवाया था, जिन्होंने चोला किंगडम पे 30 ईयर्स रूल किया था, 1014 से 1044 एडी तक। और गंगईकोंडा चोलापुरम को ये उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था आफ्टर डिफीटिंग द पाला किंगडम ऑफ बंगाल। मतलब नॉर्थ इंडिया तक इन्होंने एक्सपेडिशन अपना लेके गए थे और वहाँ पे वॉर्स जीत के जब वापस आए थे तो उसको गंगईकोंडा चोलापुरम को अपनी कैपिटल बनाया था। और इसको ये टेम्पल के थ्रू अपना जो विक्ट्री है उसको कमेमोरेट किया था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रांड टेम्पल्स व्हेन इट कम टू साउथ इंडिया या व्हेन इट कम्स टू तमिलनाडु स्पेशली। ये राजेंद्र चोला वन ने जो टेम्पल बनवाया है, इनके पहले इनके एक फादर थे राजराजा चोला वन, उन्होंने भी एक टेम्पल बनवाया था राजराजा चोला वन। तो उनका टेम्पल बनाया हुआ जो उनका जो बनाया हुआ टेम्पल है तमिलनाडु में, वो भी बहुत ही ग्रांड स्ट्रक्चर है और बहुत ही फेमस टेम्पल है। आपको मुझे आज वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही होमवर्क करके बताना है कि मुझे ढूंढ के बताना है आपको कि वो कौन सा टेम्पल है जो राजराजा चोला वन ने बनवाया था राजेंद्र वन के इस टेम्पल बनाने के पहले, और वो टेम्पल कौन सी सिटी में लोकेटेड है। डू कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, डू राइट योर आंसर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड और आई कैन नो कि आप अपना होमवर्क टाइम पे सिंसियरली कर रहे हैं। द सेकेंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू आंगनवाड़ी चिल्ड्रन। यहाँ पे 50% पार्लियामेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा आंगनवाड़ी बच्चे जो हैं इंडिया में 63 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पुअर ग्रोथ से या स्टंटिंग से सफ़र करते हैं। तो ना आप न्यूज़ क्या बोलती है? न्यूज़ ये बोलती है कि इंडिया में 13 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में स्प्रेड 63 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे 50% से ज़्यादा बच्चे जो आंगनवाड़ी में एनरोल्ड हैं वो स्टंटेड हैं। इनमें से 63 डिस्ट्रिक्ट में से 34 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं? नंदुरबार महाराष्ट्र का जो है यहाँ पे 68% स्टंटिंग हमको मिलती है। देन वेस्ट सिंहभूम जो है झारखंड का, यहाँ पे 66% स्टंटिंग मिलती है। देन चित्रकूट उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे 59% हमको स्टंटिंग देखने के लिए मिलती है। इन टोटल अगर हम बात करें अक्रॉस द कंट्री तो 199 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे 30 to 40% की स्टंटिंग हमको देखने के लिए मिलती है। तो मतलब 199 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी स्टंटिंग है, और उन 199 में से भी 63 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 50% से ज़्यादा बच्चे आंगनबाड़ी में एनरोल्ड जो हैं वो हमको स्टंटेड मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो यूपी में है। 63 में से 34 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सिर्फ यूपी में हमको देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ 50% से ज़्यादा स्टंटिंग हमको देखने के लिए मिलती है। देन उसके बाद आती है सेकेंड न्यूज़ रिलेटेड टू मनरेगा, थर्ड न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू मनरेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम को ये फाइंडिंग मिली है कि कुछ बहुत सारे स्टेट्स में एमजी नरेगा की जो स्कीम है उसमें बहुत ही कहना चाहिए मिस अप्रोप्रिएशन या मिसकंडक्ट चल रहा है। कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन चल रहा है एमजी नरेगा के नाम पे, और कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोसीजर जो एमजी नरेगा के अंदर में स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी गई है उसको एडिक्वेटली फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये एनोमलीज क्या क्या हमको देखने के लिए मिलती हैं? या तो हमको वर्क नहीं मिल रहा है, मतलब ठीक से हमको वर्क होता हुआ नहीं दिखता है मनरेगा के वर्क, या तो एडिक्वेटली वर्क मिले ही नहीं, मतलब वो पोर्टल पे लिस्ट किया गया है कि इस गांव में ये वाला काम जो है ये मनरेगा के अंदर में किया हुआ है, लेकिन जब सेंट्रल टीम में उस गांव में विलेज में विजिट किया तो वहाँ पे ऐसा कोई भी वर्क मिला नहीं, या फिर जितना खर्चा दिखाया गया है उस मनरेगा वर्क के लिए पोर्टल पे वो उतने लेवल का काम वहाँ पे नहीं हुआ। काम वहाँ पे लेटेस्ट से 100 रुपीज़ का दिखाया गया है, लेकिन काम हुआ एक्चुअल में सिर्फ 20 रुपीज़ के बराबर का ही, या 20 रुपीज़ लायक ही वहाँ पे काम हुआ है। इसके अलावा यूज़ ऑफ लेबर डिस्प्लेसिंग मशीनरी, कई जगह पे मनरेगा में सिर्फ मशीन को इधर से उधर मूव करने का काम दिखाया गया है जो एक्चुअल में वर्क कंसिडर नहीं किया जाता।
और कई जगह पे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को बाईपास करने की भी कोशिश की गई है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको मॉनिटर या ट्रैक ना कर पाए कि कहाँ पे क्या काम हुआ है। तो ये जो है इनिशिएटिव या ये जो थिंग्स हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मनरेगा के अंदर में ये जो फॉल्ट चल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये आप मीन्स की आंसर राइटिंग में मनरेगा से रिलेटेड, एमजी नरेगा से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखते हैं तो आप ये डाटा आपको, पार्लियामेंट की डाटा आपको लिखने के लिए यहाँ पे यूज़फुल रहेगा। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ पे। यहाँ पे पहली न्यूज़ है इंडिया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मालदीव्स की विजिट से रिलेटेड। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मालदीव्स में जब उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू से जो भी डिस्कशन किया, जो भी मीटिंग करी, उसमें कई सारे आउटकम निकल के आए और इंडिया और मालदीव्स ने 8 की एग्रीमेंट्स किए हैं अलग अलग सेक्टर्स पे। जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, डेब्ट रीपेमेंट दिया है, फिशरीज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूपीआई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एग्रीमेंट्स यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स ने किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो डिक्लेरेशन है, हाईलाइट रहा है इस मीटिंग की, इस विजिट का प्राइम मिनिस्टर के हमारे मालदीव्स में, वो था 4850 करोड़ रुपीस की लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंडिया ने मालदीव्स को एक्सटेंड करी है। ये 4850 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मालदीव्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी प्रोजेक्ट के लिए हमसे बहुत कम इंटरेस्ट प्राइस पे लोन लेना चाहता है, बहुत कम इंटरेस्ट प्राइस पे या ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे, तो वो इस लाइन ऑफ क्रेडिट में से इतने एक्सटेंट तक का लोन हमसे ले सकता है वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ क्रेडिट। ये इमीडिएटली लोन के फॉर्म में नहीं दिया जाता। जब इस ये एक तरह से कॉर्पस फंड बना दिया गया है। मालदीव्स कभी भी इस अकाउंट से या इस फंड से, इस लाइन ऑफ क्रेडिट से कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है एट अ वेरी चीपर इंटरेस्ट रेट इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी चीप लोन। इसके अलावा इंडिया ने एक नया डिस्कशन भी लॉन्च करा है मालदीव्स के साथ। इंडिया अब मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा है और दोनों लीडर्स ने कमिट किया है कि दोनों कंट्रीज मिलके जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी अब डिस्कस करेगी, जिसके अंदर में दोनों कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक दूसरे की कंट्री में बहुत इजीली इन्वेस्ट कर पाएँ, मनी का फ्लो बहुत ईजी हो जाए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेन ना आए। तो इन्वेस्टमेंट ईजी होने से दोनों कंट्रीज़ में बिज़नेस भी एक दूसरे का बढ़ेगा। तो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी अब ये यहाँ पे नेगोशिएट करेंगे। सो ये 3 इनिशिएटिव हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन से रिलेटेड। जब आप आईआर पढ़ेंगे, तो आईआर में जब आप इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये विज़िट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव्स में की थी और उसमें क्या-क्या आउटकम आया था, स्पेशली ये 3 आउटकम जो बहुत मेजर आउटकम है, ये 3 आउटकम वहाँ पे आपको याद रखना है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है कि लास्ट ईयर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन में आ गए थे। पर्टिकुलरली चाइना जो है ये मालदीव्स में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, प्लेस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया को वहाँ से चेक कर सके। और इंडिया मालदीव से अपने रिलेशन अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि इंडिया के लिए मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन में। और दूसरा, मालदीव्स इज़ अ वेरी गुड हब फॉर इंडियन टूरिस्ट। तो वहाँ पे मालदीव्स की इकोनॉमी को सस्टेन करने में भी इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तो आपस में जो चीज़ें हैं कोऑपरेशन और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लेके और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे अच्छा बना रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यहाँ पे यूएस और ईयू के बीच में ट्रेड डील फाइनली साइन हो गई है। तो ये ट्रेड डील फ्रेमवर्क जो है उसमें क्या-क्या की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यूएस और ईयू के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि यूएस ज़्यादातर ईयू गुड्स पे जो है ये 15% का टैरिफ लगाएँगे। पैरेलल में या इन रिटर्न ईयू जो है वो यूएस से आने वाले किसी भी गुड्स पे कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, वहाँ पे ज़ीरो टैरिफ फॉलो करेगा। तो मतलब यहाँ पे ट्रम्प जो है ही हैज़ बेसिकली गेन्ड द अपर हैंड, क्योंकि ईयू के जितने भी मोस्ट ऑफ द लोग या सिटीजन्स या जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि हम ट्रम्प से ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ की डील करें, कि हमारे ऊपर अगर हम यूएस के प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, ज़ीरो टैरिफ लगेंगे, तो यूएस भी ईयू के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगाएगा। लेकिन ये जो डील फाइनली साइन हुई उसमें ईयू को थोड़ा झुकना पड़ा। वहाँ पे ईयू जो है जब यूएस से कोई प्रोडक्ट आएंगे तो उन पे ज़ीरो टैरिफ लगाएंगे, जबकि ईयू से अगर कोई प्रोडक्ट यूएस जाता है
तो उन प्रोडक्ट्स पे 15% का टैरिफ लगेगा। इसके अलावा ईयू जो है वो यूएस में $600 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अलग-अलग बिज़नेसेस, एंटरप्राइजेस में। और यूएस की एनर्जी, यूएस में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसको खरीदने के लिए उस मिनिमम $750 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। $750 बिलियन के एनर्जी रिसोर्सेज़ जो हैं ईयू यूएस से खरीदेगा। इसके साथ-साथ कुछ अमेरिकन वेपन्स भी जो है वो यूएस यूरोपियन यूनियन को सेल करेगा। तो मतलब यूएस ने यहाँ पे काफ़ी कुछ ईयू से गेन कर लिया है अंडर दिस ट्रेड डील एग्रीमेंट या ट्रेड डील फ्रेमवर्क। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। आगे चल के ये ट्रेड डील यूएस और ईयू के रिलेशन को शेप भी करेगी और इससे अक्रॉस द वर्ल्ड इन कंट्रीज़ या इन रीजन्स के क्या रिलेशन होते हैं, ये उनको भी शेप करने में हेल्प करेगी। सो डू कीप इन माइंड दिस वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़। इसके बाद आती है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। यहाँ पे टीसीएस ने डिक्लेयर किया है कि वो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 12,000 से ज़्यादा जॉब्स जो हैं उनको कट करेंगे। सो दिस इज़ अराउंड 2% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ टीसीएस। टीसीएस ने कोई एग्जैक्ट रीज़न तो उसका नहीं दिया है, दे हैव जस्ट सेड कि दे आर रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, बट द एक्सपर्ट्स सजेस्ट कि ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये टीसीएस एआई के ऑटोमेशन को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए या उसके अकॉर्डिंग ये करने वाला है। टीसीएस की जो टोटल वर्कफोर्स है इट इज़ रफली अराउंड 6 लाख, उसमें से 12,000 लोगों को ये रिमूव इसलिए कर रहा है या उनको इसलिए निकाल रहा है क्योंकि अब वो एआई बेस्ड अपने बिजनेस को जो है एआई बेस्ड ऑटोमेशन पे अपग्रेड कर रहा है। तो उसके लिए काफ़ी सारे लोगों के जॉब रोल्स चेंज हो जाएंगे और काफ़ी सारे लोगों का रीअलाइनमेंट उनको करना पड़ेगा। इसके लिए वो 12,000 लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं। तो ये न्यूज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली आप जब एआई से रिलेटेड, एआई के इम्पैक्ट से रिलेटेड आंसर राइटिंग या ऐसे में पॉइंट्स लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प आउट करेगा। सो दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ व्हिच यू शुड रिमेंबर। सो दिस कंप्लीट्स आवर न्यूज़ ऑफ द डे। आज के लिए सेक्शन में इतनी ही न्यूज़ है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। एंड अदर देन दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ जीएस मेंटरशिप कोर्स, फुल सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में हम जीएस मेंटरशिप प्री और मेंस की प्रिपरेशन आपकी कराते हैं। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दैट कोर्स, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, दैट इज़ 8962291192। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।